बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? ठीक हैं? बिल्कुल भी अकेले नहीं हूँ, लेकिन पहले आ गई। वो कहते हैं कि महजबीन जो है वो बड़े टाइम से आती है। उस वक्त आते हैं जो सिर्फ गार्ड्स होते हैं और महजबीन होती है चैनल में। होना भी ऐसे चाहिए, आपको अपने काम के लिए टाइम पे आना चाहिए। आप कैसे हैं? ठीक हैं? गर्मी ने सबको जो है वो सही जो है क्या कहते हैं नानी याद दिला दी है। इतनी शदीद गर्मी कभी सोचा भी नहीं था कि अब जल्दी जल्दी मॉनसून शुरू हो जाए, जल्दी जल्दी बारिशें शुरू हो जाएं ताकि हम लोग मॉनसून में ही बारिश को एंजॉय कर लें। हालांकि उसमें बड़ी चिपचिप होती है, गर्मी एज इट इज़ होती है, लेकिन जब पंखे चलते हैं तो मौसम बहुत अच्छा हो जाता है। गर्मी एंजॉय कर रहे हैं, जाहिर सी बात है जनाब, जब गर्मी होगी तो गर्मी एंजॉय करेंगे, जब ठंड होगी तो सर्दियों को एंजॉय करेंगे। और इसीलिए कहा जाता है कि पाकिस्तान में माशाल्लाह से चारों के चारों मौसम आपको मिलते हैं, बल्कि चार नहीं पाँच। ये जो बरसात का मौसम होता है इसको ना आप गर्मी में कंसिडर कर सकते हैं, ना सर्दी में, ना वो बहार, ना खिज़ां। तो इसीलिए ये एक पाँचवा मौसम होता है जिसको आप इंजॉय करते हैं। कोई बात नहीं, दिल बड़ा रखिए, क्रिएटिव रहिए। लोड शेडिंग हो रही है, बेहतरीन किस्म के हाथ वाले पंखे बाज़ार में भी दस्तयाब हैं। और लोगों ने पहले ज़माने में लोग घरों में तब रखते थे जब टिक्का बोटी वाला काम हो रहा होता था, यानी कि बारबेक्यू कर रहे होते थे तो छोटे पंखों की बजाय वो लेके ना उसके साथ करते थे। निकालें वो अब काम आएंगे जिसके ऊपर तिल्ले गोटे। अच्छा, गांव देहातों में अभी भी लोग वो बाकायदा अपने हाथों से उसको सजाते हैं, दुल्हनों के साथ भी जाते हैं और एक ट्रेडिशन भी है। लेकिन हमें नहीं पता था कि ये ट्रेडिशन जो है हमारी ज़रूरत बन जाएगी। तो यूपीएस भी उतना काम नहीं करते। अगर दिन में इस्लामाबाद जैसे शहर में, यानी कि जिसको कहते हैं वफाक और जिसको कहते हैं कि जी इक़्तिदार का शहर, शहर इक़्तिदार, उसमें भी 5 से 6 घंटे जो मेन सेक्टर हैं उसमें लोड शेडिंग हो रही है। तो फिर आपको पंखों की ज़रूरत होती है। अगर एक घर में एक यूपीएस 5 पंखों को चला रहा है तो वो बेचारा थोड़ी देर के बाद निढाल हो जाता है, बेहोश हो जाता है। फिर आपको कहीं पंखे ढूंढने पड़ते हैं, तो निकालिए। और ये क्रिएटिविटी भी है, ख़ुद भी बनाएं। हमें होम इकनॉमिक्स की क्लासेस, जब आपकी 8th तक आपको होम इकनॉमिक्स पढ़ाया जाता है तो उसमें क्या होता था कि गत्ते से बड़े प्यारे प्यारे पंखे बनाए जाते थे, उसके ऊपर कलई और बड़ी खूबसूरत चीज़ें लगाई जाती थी। दोबारा से उस चीज़ को, उस क्रिएटिविटी को दोबारा अपने अंदर लेके आएँ और हर बंदा अपना पंखा रखे। जिस तरह हर बंदे का अपना मास्क होता है, अपना चाय का मग होता है, हर घर में ये होता है ना। कुछ लोग थोड़े से ऐसे होते हैं, खबरदार जो मेरे ग्लास को हाथ लगाए, मेरे मग को। तो अपना अपना पंखा रखें और अपना पंखा झलें और अपने मोबाइल पे जो है वो आराम से जो भी कुछ देखना चाहते हैं वो देखें। क्रिएटिविटी की जब बात होती है तो आप समझ जाते हैं कि हम बात कर रहे हैं फ़न और फ़नकार की। आज फ़न और फ़नकार में क्या दिखा रहे हैं? आज फ़न और फ़नकार में हम बड़ी ज़बरदस्त, बड़ी क्रिएटिव चीज़ दिखा रहे हैं। लाइक जो कपड़े कशीदाकारी वाले कपड़े होते हैं वो तमाम ख़वातीन को पसंद होते हैं, बल्कि इवन जो हमारे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे होते हैं उनके कुर्तों पर बड़ी खूबसूरत कढ़ाइयाँ होती हैं। जो हमारे मर्द हजरात होते हैं वो भी शादियों पे जो कपड़े पहनते हैं उन पर भी बड़ी अच्छी कढ़ाई हुई होती है। तो आज जो है वो हम फ़न और फ़नकार में आपको कुछ ऐसी ही कढ़ाई दिखाएंगे, कुछ ऐसी एम्ब्रॉयडरी जो हाथ से जो टांके लगाए जाते हैं वो आपको दिखाएं, ताकि आप उसको देखें। और फिर बहुत मज़ेदार हमारी गपशप होने वाली है। मैं परीक्षा का वेट कर रही हूँ, बिल्कुल वो आ चुकी है, थोड़ी देर में वो आ जाएगी। आ गई। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? बड़ी ज़बरदस्त गपशप कर रही थी आप। और अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। मजबीन बहुत मज़े मज़े की बातें कर रही थी कि अपना अपना पंखा रखें और ख़ुद ही उसे झेलें और ख़ुद ही मज़े लें। तो हमारे पास बड़ा अच्छा पैकेज भी है। हम अपनी गपशप लाजमी जारी रखेंगे। हमारे पास आपको आज के शो में दिखाने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन वक्त हुआ जाता है हमारे पास फ़न फ़नकार में एक बहुत अच्छे पैकेज का। उसमें यह है कि आज हमें बच्चे जो हैं वो कढ़ाइयाँ कर रहे हैं, वो सीख रहे हैं, सिलाई कढ़ाई होती है। और जिस तरह से मुझे बचपन में बड़ा शौक था वैसी चीज़ सीखने का। मैंने एक ही टांका सीखा था, मुझे तो एक टांका मैंने सीखा था, पता नहीं वो अंगूरी टांका था, कौन सा टांका था, वो सीखा था बस। उसके बाद मैंने भी छोड़ दिया था। बहुत सारे टांके, जिस तरह सिंधी टांका है, सवाती टांका, पता नहीं कौन कौन से। मैंने बिल्कुल सादा वाला सीखा था। मैं कहती हूँ काम ना यूं जल्दी हो जाए। हाँ, लेकिन उसमें टाइम बहुत लगता है, लेकिन मुझे कपड़े वो बहुत अच्छे लगते हैं। कपड़े हमें वो बहुत अच्छे लगते हैं, स्पेशली अगर एप्लिक का काम हो तो वो कपड़े की तो इस कढ़ाई की तो जो है मांग ही इतनी ज्यादा है। एनी हाउ, हम गपशप करेंगे, हमारे पास बहुत बातें हैं। चलते हैं आज हम अपने फ़न फ़नकार के आज खूबसूरत से एक पैकेज पर, आप देखिएगा, उसके बाद गपशप लगाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। फ़न और फ़नकार के एक और एपिसोड के साथ हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं और उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। और हम हर वीक ये शो करते हैं आप लोगों के लिए और आपको कोई ना कोई स्किल सिखाते हैं। मेरा नाम है ज़हरा मुसव्विर और मैं फ़ैशन एंड टेक्सटाइल इंस्ट्रक्टर हूँ निफ्टी स्फीयर पे।
اور آج اس سیگمنٹ میں میرے ساتھ مجھے اسسٹ کرنے کے لیے میرے 2 اسٹوڈنٹس موجود ہیں، جس میں اقرا بی بی ہیں جو کہ میری فیشن اینڈ ٹیکسٹائل کے اسٹوڈنٹ ہے، اینڈ اسی طریقے سے نعمان ہے جو میرے فیشن اینڈ ٹیکسٹائل کے اسٹوڈنٹ ہے۔ آج جو ٹیکنیک یا اسکل میں آپ کو سکھا رہی ہوں وہ ہینڈ ایمبرائڈری ہے۔ ہینڈ ایمبرائڈری بیسکلی وہ پروسیس ہے جس سے ہم کپڑوں کو اور زیادہ دلکش بناتے ہیں، تھوڑے سے فارمل ویئر بنانے کے لیے، لائک سمپل سے تھوڑا سا ڈفرینٹ کرنے کے لیے، ایون برائڈلس کے اندر ہم ایمبرائڈری ٹیکنیکس کا یوز کرتے ہیں۔ تو آج جو میں آپ کو ٹیکنیک سکھاؤں گی، ایمبرائڈری کی بہت ساری ٹیکنیکس ہیں، لیکن اس میں سے کچھ بیسک ٹیکنیک سکھاؤں گی جو آپ کے لیے سیکھنی بھی آسان ہوگی اور جو آپ گھر پہ ٹرائی کر سکتے ہیں۔ ایمبرائڈری کے لیے آپ کو جو مٹیریل چاہیے گا اس میں ایک فریم، ایمبرائڈری فریم آپ کسی بھی سائز کا لے سکتے ہیں ڈپینڈنگ اپان یور فیبرک۔ اس کے علاوہ آپ کو فیبرک چاہیے ہوگا، میں کاٹن یوز کر رہی ہوں، آپ کوئی بھی فیبرک یوز کر سکتے ہیں، شفون، آرگینزا، واٹ ایور جو آپ کو اویلیبل ہو۔ اس کے علاوہ ہمیں سیزر چاہیے ہوگی تھریڈ کٹنگ کے لیے، اینکر کے دھاگے چاہیے ہوں گے، ان کو ہم اینکر کے تھریڈس بھی کہتے ہیں، اور اس کے علاوہ آپ کو اس کی گچھیاں بھی مل جائیں گی۔ آپ کسی بھی ٹائپ کا دھاگا یوز کر سکتے ہیں، ایون سمپل تھریڈ اگر آپ کے گھر میں موجود نہیں ہے تو آپ اس کی بھی ڈبل ٹرپل لیئر کر کے یوز کر سکتے ہیں۔ جیسے کہ میرے پاس ابھی ایک شرٹ موجود ہے جس کے اوپر میری اسٹوڈنٹ اقرا نے ہی ایمبرائڈری کی ہے۔ اس میں 4 سے 5 سٹیچز یوز ہوئے ہیں، جس کے اندر ایک اسپائڈر ویب سٹچ ہے۔ یہ جو فلاورز بنے ہیں اسپائڈر ویب سٹچ سے بنے ہیں۔ ان کی سینٹر فلنگ ہم نے کی ہے بیڈ سٹچ سے، یا جس کو ہم فرینچ ناٹ یا ناٹ سٹچ کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ جو سائڈ پہ ہم نے اسٹیم بنائی ہے، یہ ہم نے اسٹیم سٹچ سے بنائی ہے۔ اس کے علاوہ لیزی ڈیزی سٹچ یوز ہوئے اس کے اندر، اینڈ ہیرنگ بون یا فش بون سٹچ یوز ہوئے لیوز کے لیے۔ تو آج کی ٹیکنیک سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے میں سٹارٹ کروں گی فیبرک کو فریم میں سیٹ کرنے سے۔ اس میں ایک چیز کا دھیان رکھنا ہے، فیبرک بہت زیادہ لوز نہ ہو ورنہ آپ کے سارے سٹچز لوز آئیں گے۔ اور اس کے علاوہ ایک اور چیز، اکثر یہ فریم جو ملتا ہے یہ ووڈن ہوتے ہیں، آپ مارکیٹ میں پلاسٹک کے بھی اویلیبل ہیں، لیکن ووڈن فریم سے اکثر ایسے ہوتے ہیں کہ جو فیبرک آپ کے لائٹ ہوتے ہیں، جس سے آرگینزا ہو گیا، شفون ہو گیا، تو وہ اکثر اس کی ٹیکسچر کی وجہ سے تھوڑے سے پھٹ جاتے ہیں۔ تو آپ اس کے لیے کیا کر سکتے ہیں، کوئی بھی اسٹرپ لے کے فیبرک کی اس پورے فریم کو کور کر سکتے ہیں کپڑے سے۔ اس سے ایک تو اس کی گرپ بھی زیادہ مضبوط ہوگی، لائک فیبرک ہولڈ صحیح سے ہوگا، اینڈ سیکنڈلی وہ آپ کے کپڑے کو خراب نہیں کرے گا۔ فیبرک سیٹ کرنے کے بعد آپ اس کو ایجز سے آؤٹ ورڈ پل کریں گے تاکہ کپڑا اچھے سے سیٹ ہو سکے۔ اس کے علاوہ فریم کی سائڈ کے اوپر پیچ بھی ہوتا ہے، آپ اس کو ٹائٹ کر کے اس کو فردر سیٹ کر سکتے ہیں۔ فریم کو فیبرک سے کور کرنے سے ایک فائدہ ہوگا، ایک تو اس کی گرپ زیادہ مضبوط ہو جائے گی، لائک جو آپ نے کپڑا فریم میں لگایا وہ تھوڑا اور ٹائٹ ہو جائے گا۔ سیکنڈلی یہ جو اس کا ٹیکسچر ہے ووڈ کا، یہ آپ کے کپڑے کو خراب نہیں کرے گا۔ سب سے پہلے آپ فیبرک کے اوپر اپنا ڈیزائن ٹرانسفر کر لیں گے۔ ڈیزائن ٹرانسفر کرنے کے لیے آپ پیج پہ پہلے ڈیزائن بنا کے اس کو پنچ کر کے، جس طرح لائک ایمبرائڈرز یوز کرتے ہیں، آپ اس کی انک ملتی ہے اسے اس پہ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ ڈرائنگ میں اچھے ہیں تو آپ ڈائریکٹ فیبرک کے اوپر پینسل کی مدد سے بھی ڈرا کر سکتے ہیں۔ کیونکہ میں بیسک سٹیچز سکھا رہی ہوں اور اس کے اندر سب سے پہلے میں وہ سٹیچز سکھاؤں گی جس سے آپ سٹیمز، لائنز یا اسپائرلز کسی بھی ڈیزائن کے فل کر سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے میں کچھ لائنز بنا لیتی ہوں اینڈ دین میں آپ کو سٹیچ سٹارٹ کرواتی ہوں۔ تو سب سے پہلے ہم سٹارٹ کرتے ہیں بالکل بیسک سٹیچ سے، جس کو ہم کہتے ہیں رننگ سٹیچ۔ سمپل آپ نے سٹیچ کی لینتھ لینی ہے اینڈ آپ نے اس کو لائن کو فل کرتے جانا ہے۔ آپ چاہیں تو ایک دفعہ میں بھی کر سکتے ہیں اینڈ آپ چاہیں تو ٹائم بھی لے سکتے ہیں۔ یہ سٹیچ بہت سارے لوگوں کو آلریڈی پتہ ہوگا کیونکہ یہ ہم جب سٹیچنگ کرتے ہیں تو اس کے اندر بھی یوز کرتے ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ سیکنڈ سٹیچ جو ہم کر رہے ہیں یہ چین سٹیچ ہے، اور چین سٹیچ از بیسکلی زنجیر ٹانگ کا، اس کو عام زبان میں آپ لوگ جانتے ہوں گے اسے، اور اٹس لائک دس کہ آپ کا جس طرح کہ چین کا اسٹرکچر ہوتا ہے ویسے کنسٹرکٹ ہوتا ہے۔ بس اس میں ایک چیز کا دھیان رکھتے ہیں کہ جو آپ نے اسٹیچ پہلے لیا ہو اسی کے ساتھ ہی آپ لنک کر کے دوسرا اسٹیچ کنسٹرکٹ کریں گے۔ اس کے لیے آپ تھریڈ اوپر لے آئیں، جہاں سے آپ تھریڈ لے کے آئیں وہیں سے آپ نے ایک اسٹیچ کی لینتھ لینی ہے، نیڈل نیچے لے کے جائیں گے، اسٹیچ کی لینتھ لیں گے اینڈ اس کی لوپ بنا کے تھریڈ کی اس میں سے کراسنگ کریں گے۔ چین سٹیچ بیسکلی اسی طریقے سے بنے گا جیسے چین آپ کو ایک اسٹرکچر دیتی ہے، تو اس کو لنک کرنا ہے آپ نے۔ نیکسٹ اسٹیچ آپ نے اسی اسٹیچ کے اندر سے دوبارہ اسٹارٹ کرنا ہے۔ اس کے علاوہ تھرڈ اسٹیچ ہے اسپلٹ اسٹیچ۔ اسپلٹ اسٹیچ کے اندر آپ ایک اسٹیچ کی لینتھ لے لیتے ہیں اینڈ دین جب آپ سیکنڈ اسٹیچ لیتے ہیں تو آپ اسی کے ہاف میں سے اسٹیچ لے کے آگے لائن کے اوپر کنٹینیو کرتے ہیں۔ آپ ایک اسٹیچ کی لینتھ لے لیں، سمپل اسٹریٹ اسٹیچ لگانا ہے، نیڈل نیچے لے گئے اینڈ دین جب آپ نیڈل دوبارہ اوپر لے کے آئیں گے تو آپ پہلے والے اسٹیچ کے سینٹر میں سے نیڈل لے کے آئیں گے۔ بیسکلی ہم پہلے والے اسٹیچ کو اسپلٹ کر کے اینڈ دین نیکسٹ اسٹیچ دیتے ہیں، تو اس ٹیکنیک کو اسپلٹ اسٹیچ کہتے ہیں۔ یہ تینوں بیسک اسٹیچز ہو چکے ہیں۔ یہ آپ نے کہیں بھی کسی بھی ایمبرائڈری کے اندر لائنز کور کرنی ہے، یا آپ نے کہیں پہ اسٹیم کور کرنی ہے، یا کہیں پہ آپ کے موٹیو میں اسپائرلز ہیں، یا جیسا لیوس
का कोई मोटिव है, साथ कुछ स्टेम्प है, उसको आपने कवर करने, तो आप उसके लिए ये 3 स्टिचेस यूज़ कर सकते हैं। अब जो नेक्स्ट स्टिच हम करने जा रहे हैं वो फ्लावर्स की फिलिंग के लिए या एम्ब्रॉयडरी के अंदर रोज़ का जो इम्पैक्ट होता है वो देने के लिए यूज़ होता है। और सबसे पहले मैंने जैसा बताया कि पहले हम पैटर्न बनाते हैं, तो मैं इसके लिए सिंपल एक सर्कल बना लूँ एंड देन इसमें एक और छोटा सर्कल बना दूँगी और फिर हम इसी लाइन के ऊपर एम्ब्रॉयडरी स्टार्ट करेंगे। मेरे साथ में स्टूडेंट है इकरा, एंड ये टेक्निक स्पाइडर वेब टेक्निक आपको इकरा करके दिखाएंगे। इसके लिए सबसे पहले हम जो सर्कल बनाए तो उसमें लाइंस बना लेंगे। कोशिश करें कि जो आप लाइंस बनाए वो इवन नंबर नहीं हो, ऑड नंबर हो। लाइक 3 भी बना सकते हैं अगर आपका सर्कल छोटा है, इसके अलावा 7 बना सकते हैं, 5 बना सकते हैं। उससे जो आपका फ्रेम बनेगा या जो आपका फ्लोरल टेक्सचर बनेगा वो ज़्यादा अच्छा बनेगा। तो अब एक सबसे पहले लेंथ वाइज जो हमने लाइंस लगाई थी उनकी फिलिंग कर लिए कलर से। आप लाइंस बनाने के लिए एक कलर एंड फिलिंग के लिए दूसरा कलर भी यूज़ कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं बेसिक 4 स्टिचेस हैं जो आज हमने सीखे और इन्हीं की मदद से हमने ये शर्ट का नेक प्रिपेयर किया है। तो आप भी इसी तरीके से अपने घर के ऊपर मुख्तलिफ डिज़ाइंस बना के और इन स्टिचेस को ट्राई करके कोई ना कोई प्रोडक्ट बना सकते हैं। जो स्टिचेस हमने सीखे हैं उसके अंदर सबसे पहले है रनिंग स्टिच, दूसरा है चेन स्टिच, तीसरा है स्प्लिट स्टिच और चौथा स्टिच जो हमने किया जो हम फ्लावर्स बनाने के लिए यूज़ करेंगे वो स्पाइडर वेब स्टिच है। सिर्फ शर्ट नहीं, आप कुशन्स के ऊपर भी किसी भी चीज़ के ऊपर, किसी कपड़े के ऊपर, किसी फ्रेम के ऊपर, किसी भी चीज़ के ऊपर बना के आप अपने घर के अंदर उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको आज का सेगमेंट पसंद आएगा और आप इस टेक्निक को ज़रूर घर पे ट्राई करेंगे। नेक्स्ट सेगमेंट तक के लिए मुझे इकरा एंड नुमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़ और पाकिस्तान जिंदाबाद। जी वेलकम बैक। एक बार फिर हम आपको इस्लामाबाद लाउंज में खुश आमदीद कहते हैं। पैकेज आपने देखा है कि पसंद आया होगा। आजकल के बच्चे बहुत टैलेंटेड हैं, आजकल की बच्चियां बच्चे बहुत टैलेंटेड हैं, सारे सब कुछ ना कुछ लगे रहते हैं, किसी न किसी एक्टिविटी में बिजी रहते हैं। वैसे आजकल गर्मी बहुत ज़्यादा, मैं चाहती हूँ कि बच्चों से कि वो स्विमिंग भी करें, क्योंकि स्विमिंग से उनकी जो एक तो फिजिकल एक्टिविटी होगी, साथ ही साथ वो ज़रा फिट भी रहेंगे और एक्टिव भी रहेंगे। और थोड़ा सा पानी में बंदा लेटा रहे तो और मज़ा आता है इस गर्मी में। खैर गर्मी बहुत ज़्यादा होगी इसीलिए मुझे भी बहुत फील हो रही है। मैं सोच रही हूँ माजमीन कहाँ चली गई है। एक तो ये देर लगा दी यार। आप मुझे लगता है बाहर ठंडी हवा खाने गई। शहजादी मैं गई थी मेरी अपनी फ्रेंड को लेने के लिए। अच्छा, आज हमारे साथ है इस्मा है। कैसी हैं? वेलकम इस्मा, इस्लामाबाद लाउंज में हम आपको वेलकम करते हैं। तो मैं इस्मा से पूछ रही थी कि इतनी देर क्यों लगाई? क्योंकि एक तो ट्रैफिक बहुत ज्यादा थी, दूसरा आपको पता है खवातीन के तैयार होने में टाइम कितना लगता है। अगर कोई खातून तैयार होने में देर ना लगा समझो खातून नहीं, लेकिन कुछ लोग खूबसूरत भी होते हैं मेरी तरह माजमीन। यार हम बोल देते हैं ना, तुझे खुद अपनी तारीफ मुझे पता था क्या आपने बोलना नहीं था। अच्छा, बड़े मौका तो देती। बड़े मजे की बात बताती हूँ। आज मैंने व्हाट्सएप स्टेटस पे अपनी और माजमीन की पिक्चर लगा दी। पूरी दुनिया ने कहा आपकी बड़ी बहन बहुत खूबसूरत है, आपकी बड़ी बहन बहुत खूबसूरत है। मैंने कहा जी मैं नहीं हूँ क्या? मैंने बार बार पूछा पर उनका नहीं, बड़ी बहन बहुत खूबसूरत है। नवाजिश। तो मैंने आपको बता दें कि आपकी खूबसूरती की लोग तारीफ करते हैं, हमें खुद करनी पड़ती है। तो अस्मा से बात करते हैं। अस्मा कैसी हैं आप? मैं अल्लाह का शुक्र बिल्कुल ठीक ठाक। आप अच्छा, मैं परिचय बताऊं इसमें, क्योंकि आप भी जानते हो कि जर्नलिस्ट है माशाल्लाह से, बिल्कुल प्रोफाइल है बहुत अच्छी। तो ये कभी कभी मेकअप करती है, वरना क्योंकि फील्ड में जो बंदा भागता है और जो बंदा रिपोर्टिंग करता है बिल्कुल। फिर जब कभी कभी मेकअप का टाइम मिलता है तो हम कहते हैं कि सही अच्छा सा तैयार होकर जाएं। फिर ये बहुत अच्छा किया। और बाकी ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है, फील्ड में आप मेकअप करके बिल्कुल नहीं जा सकते। पिघल जाता है ना, खराब हो जाता है। आप किसी और शक्ल से जाते हो, आपकी शक्ल कुछ और हो जाती है। फर्ज करो आपको हम कहीं भेज दें, किसी कहीं पे भी लोग बोलेंगे यार तुम मेकअप पिघला हुआ है। अच्छा, अपना ही डिपार्टमेंट ढूंढ रहा होगा इसमें किधर गई है। अच्छा, इसमें ये है कि आजकल गर्मी बहुत ज्यादा है, इसकी वजह से मुझे लगता है बड़ी इंफॉर्मेशन दी है तूने। बड़ी नहीं, मैंने कहा रंग इनका खराब हो गया हो काफी होता है ना कि वो आपको थोड़ा सा जिस समय पानी कमी हो गई होगी, क्योंकि वो फील्ड में सारा दिन रहने से, रिपोर्टिंग
रिपोर्टिंग करने से लोग कहते हैं कि टीवी पे आते हैं जी बड़ा इजी काम है, आप इनसे पूछें कितना इजी काम है, कितना स्पेशली फील्ड वर्क बहुत मुश्किल है और स्पेशली लड़कियों के लिए कितना मुश्किल है, ये जरा मैं इस्मा से पूछना चाहती हूँ। इस्मा क्या फेस कर रही हूँ आजकल, क्योंकि गर्मी भी बहुत ज्यादा है और हमारी आवाम तो माशाल्लाह से हमारी आवाम है ना। जिस तरह आपने कहा कि जर्नलिस्ट के लिए स्पेशली अगर आप फीमेल हैं तो ये फील्ड मुश्किल ज़रूर है, क्योंकि आप डिफरेंट लोगों से मिल रहे होते हैं, आप पॉलिटिशियंस के पास जा रहे हैं, आप डिफरेंट लोगों के साथ जो है रोज आपकी मुलाकात होती है, इंटरेक्ट आपकी डिफरेंट लोगों के साथ होती है, तो बहुत मुश्किल होता है क्योंकि लोग ऐसा समझते हैं कि अगर जर्नलिस्ट है या फिर अगर स्पेशली फीमेल जर्नलिस्ट है तो कोई एलियन है। आप लाइव पे खड़े हैं, आप रिकॉर्डिंग करवा रहे हैं, तो लोगों की कोशिश होती है कोई ना कोई टॉन्ट कर देता है, कोई ना कोई ऐसी बात कर देता है जो आपको कभी कभी मुनासिब नहीं भी लगता। या आप रिपोर्टिंग करते हो कैमरे के अंदर बिल्कुल फ्रेम के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हो, कोशिश करते हैं, उनकी कोशिश होती है साथ कि ही मोबाइल इस रिपोर्टर तरह रख के ना तो घर फोन कर रहा होता है, फलाना चैनल लगाओ, मैं आ रहा हाँ हूँ, मैं आ रहा हूँ मैं आ रहा हूँ। उसके फेस एक्सप्रेशन मुझे साफ पता चल जाते हैं कि ये इस वक्त जो है ना ये बता रहे हैं। इस वक्त कभी ये ऐसा हुआ बहुत दफा हो चुका है। अक्सर जब ईद त्योहार होते हैं और हम लोग लाइव के लिए डिफरेंट पार्क्स में जाते हैं तो हमारा ऐसा कुछ लोगों से पाला पड़ता है कि वो उनकी कोशिश होती है कि रिपोर्टर से ज्यादा टीवी पे हम लोग आ जाएं, हाँ। तो काफी ज्यादा उनको साथ हैंडल करना मुश्किल होता है। और दूसरा गर्मी है, गर्मी में तो वैसे ही आपका जो एक सब्र होता है वो खत्म हुआ हुआ होता है। अच्छा, लेकिन इसमें दुनिया की इतनी सारी फील्ड्स थी तो इतनी मुश्किल फील्ड चुनने का अब खुद पता चल रहा होगा। पता चल रहा है, लेकिन कहते हैं शो को तो फिर इंसान कर लेता हाँ, है उसके सब। लिए फिर बहुत शौक का कोई मोल नहीं शौक और थोड़ी आपके अंदर ना सब्र होना चाहिए, तो शौक लेकिन बहुत नो ज्यादा डाउट कि मैं समझती हूँ कि यार जर्नलिज्म जो है या सहाफत जो है ना सिर्फ एक प्रोफेशन है, बल्कि ये एक वो क्या कि खुदाई खिदमतगार टाइप लोग होते हैं, सोशल वर्क है, लाइक लोगों के इश्यूज, लोगों के प्रॉब्लम्स, नो डाउट कि वो आपकी जॉब होती है, लेकिन आप उसको कितनी सच्चाई के साथ जो है वो स्क्रीन पर लेके आते हैं, ये बड़ा मुश्किल काम होता है। आपकी आवाज बन के जो है ये लोग सामने आते हैं। तो कोई मजेदार सा वाकया इसमें कोई ऐसा हुआ हो जो हमारे साथ शेयर करें? अक्सर वाकया ऐसे होते हैं कि सम टाइम आपके लिए कवरेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। मुझे याद है कि मैं 14 अगस्त का लाल हवेली के इवेंट के ऊपर थी और डीएस एंट्री की छत पे, जहाँ से हमारा लाइव होता है, अक्सर डीएस एंट्री की छत पे थी और नीचे लोग खड़े जो थे वो मुझे बोटल्स भी मार रहे थे और बॉल्स भी मार रहे थे, और वो बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है कवर करना। बहुत से ऐसी जगह ऐसे भी हमारे साथ फनी हुआ है कि हम लाइव के ऊपर खड़े हुए हैं और पीछे से लोग कमेंट कर रहे हैं तो आप भूल जाते हैं कि आप बात क्या कर रहे हैं। वो चीजें ऐसे चलती रहती हैं रवैया है। माशाल्लाह, मैं आपकी बहादुरी की दाद देती हूँ और दिल से, लाइक ये नहीं कि ये कोई लफ्ज़ है, वाकई में फील्ड में जाना और फिर ऐसे लोगों के साथ जो है ना मुकाबला करना, मौसम का मुकाबला आप कर लेते हो, हालात का कर लेते हो, हर तरीके से, लेकिन ये जो रवैये सहने होते हैं ना, और मैं सोचती हूँ कि यही लोग, ये जो हमारे इस किस्म के लोग जो अपनी फीमेल्स को सपोर्ट नहीं करते और उनको काम नहीं करने, वो ये समझते हैं कि अगर ये बाहर निकली हैं तो बस फिर हमारे पास पूरा पूरा राइट है और हम जो मर्जी कहते हैं। इन्हीं लोगों को अगर आप कभी बाहर देख लें, मुझे बड़ा बड़ा एक्सपीरियंस इन लोगों का हुआ है कि ये वो लोग हैं, अगर अपनी एयरलाइन में बैठेंगे ना तो इनके आप शशके देखिएगा, लेकिन अगर ये किसी और एयरलाइन में बैठ जाए तो मजाल है कि ये अपनी सीट भी चेंज कर सकें, वैसा औकात में रखते हैं इनको। तो मुझे कभी कभी अपनी आवाम से इस चीज़ पर बहुत ज़्यादा गिला होता है कि अगर आप सपोर्ट नहीं कर सकते, अगर आप उनकी आवाज़ नहीं बन सकते तो एटलीस्ट उनको तंग मत करें। ऐसा ही बिल्कुल ऐसा ही होता है। मुझे बल्कि गुस्सा नहीं याद आता है इसमें? बहुत ज़्यादा आता है, स्टार्ट में तो मैं रोना शुरू कर देती हाँ, थी। इसमें इससे एग्री करेगी। जैसे होता है कभी खुदा ना ख्वास्ता कोई हादसा हुआ होता है, धमाका होता है, कहीं पे लोग आवाम जमा होती है, उस टाइम अगर एक फीमेल जर्नलिस्ट है तो उसको भी जाहिर बात है वो भी इंसान है, उनको भी डर लगता है, वो भी लोग को फेस करते हैं कि यार एकदम दोबारा कोई ब्लास्ट हो, समटाइम जैसे जलजला था तो उस टाइम वो जो बार बार वो झटके आ रहे, तो उस इस तरह से टाइम के ऊपर जर्नलिस्ट को या स्पेशली फीमेल को हमें कहा जाता है ना कि हम कमजोर हैं। लेकिन मैं इस्मा की बहुत ज्यादा मैं इस पे अप्रिशिएट करूंगी क्योंकि ये स्टार्ट में मैंने काम स्टार्ट किया था लेकिन कुछ ईयर से बाद मैंने छोड़ दिया था। उसकी वजह ये थी कि इमरान खान साहब का जो जलसा था, जो धरना था, बहुत अरसे तक चलता रहा, उसमें जब मैं गई तो लोगों ने ऐसे घेर लिया कि मैं तो डर गई। मैंने कहा ये तो भाई आप कपड़े भी आपके नहीं बचेंगे, निकलो बस जान निकालो, क्योंकि इसी तरह होता है लोगों का बिहेवियर। आपने कहा किस तरह होता है, तो ये करना और इस तरह से खड़े होना, वो कहती बॉटल्स भी मार रहे हैं हमें, कोई क्या तंग करे, लोगों को एलियंस, वाकई में एलियंस लगते हैं और इनका बिहेवियर पता नहीं कब ठीक होगा। लेकिन खैर एनी हाउ, मीडिया में जिस तरह पहले लोगों का कॉन्सेप्ट बना हुआ था कि लड़कियां काम नहीं करती, ये नहीं करती, मीडिया बड़ा गंदी फील्ड, ऐसा नहीं है। बहुत सारी पढ़ी लिखी घरानों की लड़कियां काम करती हैं, बहुत ही एजुकेटेड लोग हैं, बहुत एजुकेटेड लड़कियां यहाँ पे काम करती हैं और मेरे ख्याल से और लोग मामे लगते हैं, ये लोग सिंपल इज दैट कि यार लोग मामे लगते हैं कि ये अच्छी फील्ड है। नहीं, ये उसका अपना फ्यूचर है, ये उसका अपना जाती फेल है, वो करे। आप बहुत ज्यादा जो है ना अपने जी कॉलर है, अस्सलाम वालेकुम।
हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? आई एम गुड अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे भाई कौन और कहाँ से? मेरे ख्याल में ठंडी एसी में बैठे। कुरैशी हरीपुर। जी रईस कुरैशी हरीपुर। अच्छा, रईस कुरैशी है हरीपुर से। जी आपको वेलकम करते हैं, कैसे हैं आप? ठीक हैं जी खैरियत अल्हम्दुलिल्लाह। आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, हम सब साथी बैठकर देख रहे हैं और बहुत लाइक करते हैं, बहुत Thank you एंजॉय so much. करते हैं। ये शुक्र है कि लाइट है और आप प्रोग्राम देख रहे हैं। हाँ। लोड शेडिंग के अहवाल से जरा हमें वो क्या कीजिए, बाखबर कीजिए कि क्या हालात लोड हैं। शेडिंग क्या हालात है? क्या करें, नींद पूरी होती नहीं है, बिल डबल से डबल आ रहे हैं और नून लीग जिंदाबाद। आपका दुख मैं समझ सकती हूँ। नहीं, कुछ लोग को ना बहुत महंगाई पहले फील होती थी, अब जरा ज्यादा फील होती है। अब तो घर पे आके ग्रोसरी दे के जाते हैं। ग्रोसरी देख के जाते हैं। और दूसरा मसला ये कि एक तो अगर आप देखें मजबीन, पेट्रोल की वजह से जो लोगों की चीखें निकल रही हैं अभी और हम सबकी इंशाल्लाह निकल रही हैं, हम सबकी निकल रही हैं साथ साथ। अगर अच्छा, देखा इसका जाए- वैसे इस भाई अच्छा चले गए। हाँ जी, वो चलेंगे। शुक्रिया अदा करेंगे कि आप इतनी मोहब्बत से आपने कॉल भी की और हाँ। आप प्रोग्राम भी देख रहे हैं और बड़ा ही अच्छे से, मतलब उन्होंने इरिटेट होके नहीं बल्कि एंजॉय करके वो कहा कि नींद पूरी होती है और बिल भी इतने आते हैं कि पूछे नहीं। नहीं, इनका मेरे ख्याल से वही वाला है कि रुलते गए लेकिन चस बढ़ी आई है। कह रहे हो कुड़ी कितने है, गड्डी तू मंगा ले, तेल मैं पवा देंगी। वाकई वो में लड़की वो की तरह। पूरी कहीं से भी नहीं मिलने वाली। वो खुद भी माइग्रेट करके चली गई। इसमें आप बताओ कि आप जब फील्ड पे जाते हो आजकल तो जाहिर सी बात है हर जगह जाना पड़ता है, तो ऑफिस की तरफ से भी तो होते होंगे कि यार कम फेरा टोरा करो। नहीं, ऑफिस की कोशिश होती है कि रिपोर्टर से जितना काम लिया जा सके एक दिन में लिया जाए, तो वो अच्छा। पेट्रोल की फिक्र नहीं करते, गर्मी की फिक्र नहीं करते, बस वो कहते हैं कि मवाद होना जितना चाहिए। हो सके ना जितना हो रिपोर्टर सके। फील्ड में जाके खबरें लेकर आए, अच्छा। पैकेजेस बना के दे हमें, लाइव दे हमें, तो वो उनको नहीं फिक्र कि पेट्रोल महंगा हो रहा है, सस्ता हो रहा जाहिर सी बात है, है। क्योंकि उनका काम काम ऐसा है उन्होंने कि हमसे उन्हें काम जो है करवाना अपडेट है। रखना होता है और Update करंट बिल्कुल है। सिचुएशन आपको बतानी होती है। हम भी आपको करंट सिचुएशन भी बताएंगे। वापस आएंगे तो हम इसमें से ये भी पूछेंगे कि कोई ऐसा मजेदार इंटरव्यू जो आपको बड़ा अच्छा लगा हो या उनसे उनकी जिंदगी की मुख्तलिफ बातें भी करेंगे। छोटा सा वक्फा लेते हैं, आप तो कहीं ना चाहिए। वेलकम बैक जी, ब्रेक से हम वापस आ गए हैं और साथ ही साथ गर्मी भी इंजॉय कर रहे हैं, चाय भी पी रहे हैं। मनीषा ने बड़ी अच्छी बात की कि लोहा लोहे को काटता है और गर्मी गर्मी को, तो गर्मी लग रही है चाय पिए तो चाय उससे जो पी है तो गर्मी नहीं गर्मी feel खत्म हो होती। जाएगी। नहीं, वैसे सच्ची बता रही हूँ कि गर्मी लग रही। पहले मुझे बहुत ज्यादा लग रही थी, बार बार मैं उठ के बार बार बाहर जा रही थी, लेकिन जब मैंने चाय पी ली तो जरा अच्छा फील हो रहा है। ये पता है क्या होता है, Psychologically- आप भी इस बात से वाकिफ होंगे। साइकोलॉजिकली खुद को- प्रोफेशनल लोग जो होते हैं जब काम हाँ। कर रहे होते हैं ना, तो उससे पहले ना बड़ी वो होती है, लेकिन जब जो ही प्रोग्राम शुरू होता है सर का दर्द, पैर का दर्द, सारा दर्द, सब कुछ खत्म बुखार हो जाता है। खत्म हो और फिर जाता आपको है। पता होता है कि जनाब आपने अब अपनी ड्यूटी करनी है, तो उसको भी एंजॉय करना है, प्रोग्राम को भी। इसमें फील्ड में जाते हैं, इसके अलावा जो है आपको शहर से बाहर भी जाना होता होगा रिपोर्टिंग के लिए, और फिर धरने और चीजें, और ये किसी एक जगह पर मखसूस तो होते नहीं है, तो यार ट्रैवलिंग का शौक पूरा हो जाता है। बिल्कुल, ट्रैवलिंग का शौक भी पूरा हो जाता है। दूसरा, स्पेशली जिन लोगों को ट्रैवल करने का और एडवेंचर का बहुत शौक होता हाँ। है, उनके लिए फील्ड बहुत मजे की है। मजे जैसा की है। मैं पर्सनली, मुझे ट्रैवल करना बहुत पसंद है। अच्छा। तो सिर्फ एक जॉब के हवाले से नहीं, बल्कि मुझे पाकिस्तान के डिफरेंट सिटीज में गई हूँ, काफी जगह घूमी हूँ, तो मुझे बहुत शौक है। तो मैं कह सकती हूँ कि इस जॉब की वजह से कहीं ना कहीं मेरा ट्रैवल का जो शौक था ना, वो भी पूरा होता जा रहा है साथ और साथ। कभी-कभी ऐसे होता है कि काम खत्म हुआ तो चलो इकट्ठे कहीं शॉपिंग पे बिल्कुल, चले गए। टाइम मिल जाता है। वैसे तो मिलता नहीं है, मोस्टली हाँ। होता है कि हमने टाइम मिलता ही नहीं है, लेकिन अगर मिल जाए तो फिर खवातीन और शॉपिंग ना, ऐसा हो नहीं सकता। ऐसा हो नहीं सकता। नहीं, बिल्कुल। वैसे मुझे तो ट्रैवलिंग का बिल्कुल भी शौक नहीं है, मैं अपना बताऊं तो। वो इसलिए ना कि आप ज्यादा ट्रैवल करके अब थक गए हो, है ना? मुझे ट्रैवलिंग का बिल्कुल शौक नहीं, क्योंकि मैं हर वक्त ट्रैवलिंग कर रही होती हूँ, मैं बहुत तंग हो रही होती हूँ, कभी यहाँ कभी वहाँ। तो ट्रैवलिंग में मुझे ये होता है कि नींद आपकी पूरी नहीं होती है। हाँ, वो तो है। आप जब पहुंचते हो लोकेशन पे तो फिर सुबह फिर आपको अर्ली उठना पड़ता है, फिर आपको रिकॉर्डिंग लेकिन करनी मुझे पड़ती भी है। तो ट्रैवलिंग अच्छी लगती है, मतलब वो इसलिए कि जब आप फ्री क्योंकि होते हो हाँ, तब। आप मतलब नए नए कल्चर और ऐसी ऐसी चीजें जाके मतलब आपको एक्सप्लोर करते हो कि आप वो मेमोरीज ऐसी कमाल होती हैं कि जब आप कभी अकेले होते हो, जब कभी आप फ्री होते हैं, फिर वो चीजें आप माजबीन वो मतलब उस याद वक्त करते आपको हैं। अच्छी लगती है, क्योंकि माजबीन अक्सर फैमिली के साथ जाती हैं और इस तरह टाइम फ्री टाइम होता है, उनको जरा छुट्टी वुट्टी भी होती है, रिलैक्स होती है, तब आपको वो ट्रैवलिंग अच्छी अच्छी यादें लगती होती है। हैं। आप जरा सो के भी आराम से उठते हैं। अब जब आपके सर पे टास्क पड़ा हो कि सुबह उठने ये ये काम करना करना है, है। जैसे इनके ऊपर होता है कि सुबह उठ के फला फला कवरेज करनी है, ये बंदा इतने इतने पहुंचना है, और जब आपकी फर्ज करें ड्रामे की रिकॉर्डिंग, आपको तो खैर अच्छे से पता है, हाँ। आपने तो मूवीज में भी काम किया हुआ है, ड्रामास तो आपने बहुत ज्यादा किए, क्योंकि बंदी एक है ही scene जो होता है, आर्टिस्ट। सुबह से आप बैठे होते हैं फिर। एक सीन के लिए आप सुबह मेकअप करेंगे, शाम तक आपका सीन नहीं आ रहा, तो आप ऐसे बैठे होते हैं। अब सेट पे तो Passion आपको वाला रेडी काम होना होता है ना, क्योंकि अब एक जहन में एक टेंशन
दुल्हन सवार होती है। लेकिन अब थोड़ी सी सैर करवा दो हमें। यार सैर से भी मुझे याद आया, क्योंकि हम आपको जैसे पता है कि हमारा जो होता है मोस्टली हम पाकिस्तान में कहीं ना कहीं कोई ना कोई खूबसूरत मकाम होता है, उसकी सैर हम अपने नाज़रीन को लाजमी करवाते हैं। तो मजबीन हुंजा गिलगित बल्तिस्तान जाने का मुझे बड़ा शौक था, एक क्रेज था मुझे, और स्पेशली मुझे अताबाद लेक देखने का बहुत शौक था। वो मेरा खैर पूरा हो गया। बात करते हैं कैलाश वैली की। कैलाश वैली बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही मजे की दुनिया है, मैं कहती हूँ अलग ही दुनिया है वहाँ पे। खैर वहाँ पे मोस्टली बहुत सारे टूरिस्ट आए होते हैं, और मुझे समझ खैर आती नहीं कि आते क्यों इतने ज्यादा, लेकिन उनका एक फेस्टिवल होता है, उनका कल्चर बिल्कुल कल्चर डिफरेंट है। उनका एक फेस्टिवल है चिलम जोशी का, जो इनका फेस्टिवल है, उसके लिए तो इंटरनेशनल लेवल पे फॉरेनर सारे टपक पड़ते हैं, पाकिस्तान से सारे लोग जाते हैं, इवन कि लोग अपनी जो एनुअल लीव जिनकी रहती है वो उठा के लेके उधर चले जाते हैं एंजॉय करने के लिए। वहाँ के मजे की बात है कि वहाँ कल्चर तो है ही है। उनकी खवातीन की एक चीज मैंने नोटिस की थी, बाकी तो बहुत सारी उनकी जो रस्म व रिवाज है वो अलग अलग है, हम सबसे अलग है, मैं तो कहती हूँ पूरी दुनिया से ही अलग है। बट उनका जो फेस्टिवल था चिलम जोशी का, उसमें उन्होंने क्या किया कि खवातीन सबसे पहले सुबह उठी, उन्होंने वो जो डोल डमका किया, जो उनके कल्चरल एक डांस होता है, मेल फीमेल सब ने किया। देन उसके बाद वो चली गई तैयार होने के लिए। मैंने कहा यार आप लोग घर से निकल के पहले आए हो, अभी भी तैयार ही हो, दोबारा तैयार होने चली गई। वो एक नदी पे गई, नदी पे वहां बैठी, सब ने बाल खोले हुए लाइक दिस एंड बैठी हुई है। उनका यार इसका क्या सीन है ना, क्योंकि हम तो डॉक्यूमेंट्री कर रहे थे, इनका इसका क्या सीन है। सारी गांव की, अच्छा वहाँ खवातीन भी कम है, कोई इतनी ज्यादा नहीं कि हजारों की तादाद में, आबादी इतनी नहीं है, तो वो सब बैठी है जी, ब्रश कर रही हैं, तैयार हो रही हैं, नहाना धोना उसी नदी में हो रहा है। मैंने पूछा क्यों, कहते असल में बाल गिरते हैं, हमारे मर्द इसको पसंद नहीं करते। अच्छा, तो हम एक ही जगह पे हम नहाते हैं और इस तरह हमारे घर पलीत हो जाते हैं। मैंने कहा बड़ा आपका कॉन्सेप्ट है। और सारी खवातीन, अच्छा वहाँ मर्दों का जाना अलाउ नहीं है, वहाँ आम लोग भी नहीं जा सकते, हम जैसे जर्नलिस्ट भी नहीं जा सकते, टूरिस्ट वगैरह नहीं जा सकते, वो अलाउ नहीं, क्योंकि वो इनकी एक खास जगह होती है। बाकी भी बहुत सारी चीजें हैं, और मैं चाहती हूँ कि पहले हम उनको अपने नाज़रीन को जरा वहाँ की सैर करवाते हैं, फिर थोड़ा सा उनके हवाले से इंटरेस्टिंग न्यूज आप और भी शेयर करेंगे। तो आइए नाज़रीन चलते हैं कैलाश वैली की खूबसूरत से पैकेज दिखाते हैं, थोड़ी सैर करके आते हैं। कैलाश पैकेज हमें गुल हम्माद फारूकी ने भिजवाया था, और कैलाश की जिस तरह हम कहते हैं कि खुशियों की तो सबकी तकरीबात होती हैं और रसूमात होती हैं, लेकिन वहाँ पर जो फौतगी होती है तो उसकी भी कुछ मखसूस रसूमात होती हैं, जिसको देखने के लिए और सुनने के लिए, क्योंकि उसमें म्यूजिक भी होता है और ये सारी चीजें होती हैं, तो इन चीजों को देखने के लिए, क्योंकि आपके लिए रोना धोना भी होता है, लोग जाते हैं, रोना धोना भी होता है और म्यूजिक भी होता है, और बाकायदा एक बंदा आके ना उनको बता रहा होता है जी पूरा डेमोन्स्ट्रेट किया पूरा। मैं उनको देख के थोड़ा हैरान भी हूँ, लेकिन चले हर बंदे के हर इलाके हर जगह के अलग। जी हमारे साथ कॉलर भी है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आई थिंक सो हमारी आवाज नहीं जा रही, आपकी आवाज हम तक नहीं आ रही, कुछ तो है, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है, कुछ तो है। तो इसमें यही बात करेंगे आपसे कि जैसे हमने अब कैलाश वैली की बात की और मुख्तलिफ जगहों की सैर व तफरीह की बात की, तो आपने कहा कि मैं नीलम गई। नीलम मैं भी गई हूँ, और स्पेशली जब दरियाए नीलम बह रहा है, इस तरफ पाकिस्तान और उस तरफ इंडिया का जो है वो। अच्छा, नीलम मैं भी गई थी, मैं ये सोच कर गई थी कि वहाँ ठंड होगी, वहाँ ठंड तो नहीं होती गर्मियों में। मैं इसी तरह के मौसम में गई थी, कोई ठंड नहीं होती, लेकिन रातें ठंडी होती, रातें हल्की यहाँ की। मेरे साथ अच्छा ये हुआ कि मैं अभी तकरीबन 1.5 महीना पहले गई हूँ, तो मैं जब वहाँ पे गई हूँ तो यहाँ तो टेम्परेचर 40-41 जा रहा था। मैं वहाँ गई हूँ तो टेम्परेचर मुझे एक रात का जो है वो 10 सेंटीग्रेड मिला, अगले दिन का 12 जैसे नारायण वगैरह में बहुत टेम्परेचर डाउन है आजकल। तो वहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं सर्दियाँ एंजॉय कर रही हूँ और पता ही नहीं चल रहा कि गर्मियों का मौसम है, तो मेरे लिए ये बड़ा अच्छा है। और हरियाली बहुत ज्यादा है, मतलब हम अगर गिलगित वगैरह की बात करते हैं चिलास की, तो ड्राई है, मतलब इतने ड्राई पहाड़ हैं कि इंसान तरस जाता है। बाबूसर टॉप पे आप जाते हो, उधर से जब आप नीचे उतरना शुरू करते हो तो वो अल्लाह ताला के जो नज़ारे हैं, मतलब वो मैं समझती हूँ कि मेरे पास तो अल्फाज ही नहीं उनको बयान करने के लिए। कलर्स जो अल्लाह ताला ने उन पहाड़ों को दिए हुए हैं, यानी कि एक वक्त में आपको 4-4 रंग नजर आते हैं, जैसे खुंजराब। और फिर अच्छा खुंजराब तक जाते जाते तो बहुत हिम्मत चाहिए, मुझे बहुत हिम्मत चाहिए, इतना लॉन्ग डिस्टेंस, और ड्राई पहाड़, इस तरफ दरिया बह रहा है, हाँ। और इस तरफ आप देखते हो जो पहाड़ों के साथ हैंग हुए पत्थर हैं। हाँ बिल्कुल, और आप जा भी, और रोड भी ऐसी है कि इतनी सी रोड है और उस पे आपने जाना भी जीप के थ्रू है, क्योंकि आप बाकी गाड़ी तो वहां जा नहीं सकती, और 16,000 की फीट की ऊंचाई के ऊपर है, और सोचिए आपके 16 घंटे या 15 घंटे आपको ट्रेवल करके वहां पहुंचते हैं, लेकिन वहाँ बर्फ है, वहाँ ठंड है, वहाँ 16,000 की बुलंदी भी तो है, और वहाँ जो पहाड़ों पे बर्फ है, जो ग्लेशियर्स है, उनको देख के तो मजा ही कुछ और है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से कॉल की है?
میں کراچی سے بات کر رہا ہوں, نذیر احمد خالد. جی آپ کو ویلکم کرتے ہیں. صفدر سے اپنا بات کرنی ہے مجھے. جی جی تو آپ کا پروگرام آتا تھا آداب عرض, جی 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 تو وہ آپ نے بند کر دیا. مہربانی کریں آپ اس کو دوبارہ آن کریں تو وہ اچھا بہت مزے کا تھا. بہت مزہ آتا تھا, لیکن وہ چاند میاں تو وہ سارا پروگرام کا ستیہ ناش کر دیا. آپ مہربانی کریں پروگرام کو شروع کریں. ٹھیک ہے جناب, آپ کو آج موقع مل گیا کہ چلے میری کال مل گئی ہے تو آدابرز کی بات کر لیتے ہیں. تو اس کی پسندیدگی کا بھی بہت شکریہ. نو ڈاؤٹ کہ جب ہم آدابرز کرتے تھے اور بہت کالز آتی تھی, بہت پسندیدگی کا اس وقت معیار ماشاءاللہ سے اس کا بہت آیا تھا. میرا بھی بہت فیوریٹ پروگرام, موسٹلی لوگ اس کو بہت فیوریٹ پسند کرتے پروگرام تھا تھے اور ہم نے اس کو اس پیک پہ پھر اس لیے بند کیا کہ لوگ جو ہے اس کو ہمیشہ یاد رکھیں. سم ٹائم ایسے ہوتا ہے کہ پروگرام بہت لینتھی ہو جاتا ہے, بہت ٹائم ہو جاتا ہے, حالانکہ وہ سالوں چلا لیکن لوگوں کو ایسے لگتا تھا جیسے بالکل نیا ہے. نہیں وہ بہت مزے کا تھا, اور ہر ایپیسوڈ میں ان کا کچھ انٹرسٹنگ ہوتا تھا. کوئی نہ کوئی خاتون آتی تھی یا کوئی نہ کوئی ایسا کیریکٹر آتا تھا بیچ میں کہ اس کو دیکھ کے میرے نا رات کو میں 2 بجے بھی فری ہوتی تھی تو میں پروگرام دیکھتی تھی. اور مجھے میسج بھی کرتی تھی اسپیشلی ماجبین کے ایکسپریشنز. ہاں نہیں ایسے نہیں, ایسے ایسے لائک جو وہ ادائیں ماں بارہ کی ادائیں اور رشتے والے آتے تھے اور چاند میں رشتہ نہ ہونے دیتے تو مجھے بڑا مزہ آتا تھا. خیر یہ ہونا چاہیے, سجیشن ان کی اچھی, اس پر ذرا غور کیا جائے, مجھے شوق ہے. اینی ہاؤ جو ہمارے پاس پروگرام میں وقت ہو جاتا ہے, چھوٹی سی بریک اپ, بریک کے بعد پھر آئیں گے ہم, پھر اپنے گیسٹ سے مزید مزیدار سی باتیں بھی کریں گے. آپ کے لیے ایک اور بھی ہمارے پاس سرپرائز ہے, تم کہیں جائیے گا مت, صرف اور صرف ہمارے ساتھ رہیے گا. یہ جناب آپ کو ویلکم بیک کرتے ہیں, خوش آمدید کہتے ہیں. جو نے ابھی ٹیون ان کیا ہے آپ ریپیٹ میں پھر ہمارا پروگرام دیکھ لیجیے گا کیونکہ کافی سارا پروگرام آپ سے نکل گیا ہے. اور ہمارے ساتھ ہماری دوست بھی بیٹھی ہوئی ہیں اور اسما بھی موجود ہیں, تو ہم ان سے بھی مزے مزے کی باتیں کر رہے ہیں. لیکن ابھی جو ہم جس طرح پریشا نے بات کی تھی کہ ایک سرپرائز ہے, آج ہماری ایک ایسی دوست کا, ایک ہماری ایسی سیلیبریٹی کا, ایک ایسی اینکر کا برتھ ڈے ہے جس نے میں سمجھتی ہوں کہ K2 ٹی وی کی اسکرین کو بہت خوبصورتی بخشی اور بہت کریٹیو ہے اور اپنے کام کو بہت اچھے سے جانتی ہیں, اور کیسا بھی مہمان ہو, کیسا بھی اوکیزن ہو, ان کو اس کو ہینڈل کرنا آتا ہے. یعنی کہ ہر فن مولا جس کو ہم اگر کہیں, ایسا ہی ہم بہت ان کو اپریشیٹ بھی کرتے ہیں. اور اتنی ماشاءاللہ سے وہ ایکٹیو نہیں بلکہ اوور ایکٹیو ہیں, اور ان کو دیکھ کے آپ کو فیل ہوتا ہے کہ یار انسان کو ایسا ہونا چاہیے, لائک آپ اپنے کاموں میں اتنی ہی دلچسپی لیں. K2 کی اسکرین کی اگر ہم مارننگز کی بات کریں, 2012 میں میرے خیال میں انہوں نے K2 کو جوائن کیا, اور اس وقت سے لے کے اسٹل ابھی تک ان کی جو مارننگز ہیں, مارننگز کے بعد ایوننگ, اسپیشل شوز, عید کے شوز, ایوارڈ شوز, جس جگہ پر بھی انہوں نے پرفارم کیا, جس جگہ پر بھی انہوں نے ہوسٹ کیا, اس جگہ کو انہوں نے رونق بخشی. کسی کو بور نہیں ہونے دیتی, ایک اپنا خاص سٹائل رکھتی ہیں, اپنا خاص انداز رکھتی ہیں, اور ان کی مزاح کا یا ان کا سینس آف ہیومر بھی بڑا کمال کا ہے, ان کے چٹکلے بھی بڑے کمال کے ہوتے ہیں, اور کچھ چیزیں جو مس ہیپ ہو جاتے ہیں وہ بھی بڑے مزیدار ہوتے ہیں. ان کے بارے میں تھوڑا سا میں بھی بتا چلوں, انہوں نے ماشاءاللہ بہت کچھ کہہ دیا, کیونکہ ظاہر سی بات ہے ماجبین ہیں تو انہوں نے خیبر کی اسکرین کو میں کہتی ہوں بہت زیادہ کام کیا ہے. تو یہ بھی میشی کی جیسی ہیں ہمارے لیے, اور جیسے میشی ہے تو ان کا اپنا ہے, ان کا اپنا ایک سٹائل ہے. میشی کی میں ایک بات کرتی چلوں, جیسے آپ نے کہا نا کہ وہ ایکٹیو ہیں, وہ واقعی میں بہت ایکٹیو ہیں. وہ گھر کو ڈیکوریٹ کرنے سے لے کر آفس میں اپنے شو تک, اپنے ڈریسز تک, ہر چیز کو ایسے اچھے سے کیری کرتی ہے کہ میں کبھی کبھار حیران ہوتی ہوں کہ یار یہ بندی ٹائم کیسے مینج کرتی ہے. ایون کہ سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم پہ اگر آپ دیکھیں تو وہاں بھی وہ بہت ایکٹیو ہیں اپنے ڈریسز کے حوالے سے, تو ایک سے ایک ان کا سٹائل جو ان ہوتا ہے ان کو فوراً سے وہ کیری کر لیتی ہیں. اس کے علاوہ وہ سوشل ورک کرتی ہیں, وہ اینیمل ایکٹیوسٹ بھی ہیں, ان کے کافی ایسا کام ہے جو میں یہاں بتاؤں گی تو میرے خیال سے ہمارے پروگرام کا ٹائم ہی ختم ہو جائے گا. بس ایک آج ان کی سالگرہ ہے, آج ان کی سالگرہ ہے. K2 اپنی طرف سے ہم سب اپنے ہم دوست ان کو ایک ان کا شو ریل بھی دکھائیں گے آپ کو, اور اپنی طرف سے ان کے لیے ہماری بہت ساری نیک خواہشات ہیں, بہت ساری دعائیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اور کامیابی دے, صحت دے, زندگی دے, صحت دے, اور اسی طرح اسکرین پر وہ جگمگاتی رہیں. آئیے ان کے کچھ گلمسز دکھاتے ہیں آپ کو.
جی جناب. اور یہ आपने उनका चुलबुला अंदाज देखा, उनकी बहुत शरारतें जबरदस्त कुक, मतलब मैं कहती हूँ कि इतनी अच्छी उनको, मैं कुकिंग एक्सपर्ट ना कहूँ बल्कि मैं उनको कोई शेफ कहूँ तो कम नहीं. अच्छा एक और चीज बताओ उनके बारे में, एक सीक्रेट चीज है उनके बारे में. वो एक तो बंदी खाने बहुत मजे मजे के बनाती हैं घर पे, देसी खाने. वो अपने लिए ब्रेड भी खुद बना रही होती हैं. वो कहती है बाजार का ब्रेड पता नहीं कैसे है, कैसे लोग हाथ मारते होंगे, मैं नहीं बहुत दफा ऐसे हुआ कि वो अपने हाथ के बनाए हुए केक्स यहाँ पे लेके आती है, वो ब्रेड तक खुद बनाती है, साथ में जो उनके. बल्कि एक दफा मैं एक बात बताऊँ, अगर अभी इसको देख भी रही हूँ, एक दिन आई तो वो बाल शाल जो थे ना बने हुए नहीं थे. अब क्या करें, टाइम है नहीं, पहले से ही लेट हो गई, क्योंकि लेट होने की वो शहजादी है. मतलब प्रोग्राम शुरू होने में 5 मिनट है तो वो उधर से भाग जाएगी. बैग्स, ये वो सारी चीजें, दुपट्टा लिया, सर पे बांधा, जिस तरह हमारे ये मजदूर बोरियों वाले नहीं होते, वो इतनी अच्छी लग रही थी. अच्छा समटाइम्स तो बहुत टाइट से और बता भी देती हैं, मतलब हम समझेंगे कि यार ये कोई स्टाइल है, वो बता देती हैं, कहते नहीं बाल बनाने का टाइम नहीं था तो मैंने ये कर दिया. यानी कि इतना इंसान कॉन्फिडेंट हो यार, कमाल है ऐसी शख्सियत. और हमें जिंदगी में ही, लोगों की मौजूदगी में ही उनकी कदर करनी चाहिए. इसमें आप भी उनके शो में आए थे, बिल्कुल, क्या कहेंगे? मैं आई थी, रमजान की ट्रांसमिशन थे, और जिस तरह आपने कहा वो बहुत अच्छी कुक है, उन्होंने हमें पुलाव बना के खिलाया था. मेरी फर्स्ट टाइम उनसे मुलाकात हुई थी, लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि फर्स्ट टाइम मुलाकात है. इतनी काइंड हैं वो, और आपको सिखाती हैं बहुत कुछ, आपको बताती हैं, और खूबसूरत, तो मैं कहती हूँ बहुत ही, वो मेकअप ना भी कर रहे थे, बहुत खूबसूरत, क्यूट, उनकी शरारतें बड़ी मजे की हैं. तो ओवरऑल मुझे बहुत पसंद है वो, एंड हैप्पी बर्थडे टू हर. अच्छा मोस्टली उनके बारे में ये कहा जाता है, थोड़ा सा लोग कहते हैं कि जरा गुस्से की तेज है. मुझे वो बिल्कुल गुस्से की तेज नहीं लगती. मुझे तो कभी कभार मूड होता है, समटाइम्स ऐसा होता है, लेकिन मुझे समटाइम्स जब मैं थोड़ा सा फील करती हूँ कि मैं अंदर से परेशान हूँ या मैं थोड़ा सा डिप्रेशन में जा रही हूँ, तो ये बंदी 2-2 घंटे बात करके मुझे दोबारा लाइफ की तरफ लेके आती है कि परीक्षे हर चीज में खफा नहीं होना चाहिए, कुछ चीजें अल्लाह पे छोड़ दो. ये बात मुझे उनकी इतनी पसंद आई कि उसके बाद मैंने वाकई में सोचती कि यार कुछ चीजें हमें अल्लाह पे छोड़नी चाहिए, क्योंकि वो कहती है कि एफर्ट्स अपनी तरफ से पूरी करो, अपनी तरफ से 100% दो. सब चीजें आप भी परफेक्ट कर सकते हो ना, कुछ चीजें आप अल्लाह पे छोड़ दो, परेशान ना हुआ करो. तो वो 2-2 घंटे मुझसे बात करती है और मैं हैरान होती हूँ कि यार वो बंदी मेरे लिए टाइम निकाल के उसके बाद बेचारी सोती है. तो हमारी पूरी टीम की तरफ से, हमारे कीटू की पूरी मैनेजमेंट की तरफ से, हमारे सब दोस्तों की तरफ से को बहुत सालगिरह मुबारक. और हम चाहेंगे कि आप हमेशा ऐसी खूबसूरत रहें, ऐसी हंसती मुस्कुराती रहें, ऐसी चीजों को मैनेज करती रहें, स्क्रीन को ऐसे ही चमकाती रहें, जैसे माजुबीन भी चमका रही है. जनाब कॉम्प्लीमेंट ये हमेशा दे जाती हैं. नहीं वो इसलिए देती हूँ कि लोग मुझे कहते हैं बड़ी बहन बहुत प्यारी है, मैं अंदर से यार मेरी भी कर दो यार. इवन के वाकई में ये जो इसने बात की, ये मेरे छोटे बेटे ने जब एक दफा स्क्रीन पर इसकी टिकटॉक थी, टिकटॉक है तो बना दिए, तो आपने कब बनाई टिकटॉक? यार मैं नहीं हूँ, ये तो यार ये तो बिल्कुल आप जैसी है. मैंने कहा हाँ ये मेरी कुलीग है, और लेकिन नहीं मामा ये तो बिल्कुल वाकई में आप जैसे. अच्छा इसमें ये बताइए कि जैसे अभी हम बात कर रहे थे मिशी के हवाले से कि माशाल्लाह से इतनी एक्टिव रहती हैं आप अपने आप को. सम टाइम ऐसे होता है कि जब कोई ऐसा मिसहैप हो जाता है, लाइक देखो फील्ड में जाते हैं ना, तबीयत भी खराब है या कोई ऐसा मिसहैप जिस तरह आपने अभी बात की, तो क्या चीज ऐसी होती है जो आपको दोबारा से अपने फील्ड में जाने के लिए जो है वो मोटिवेट करती है? मैंने जब ये फील्ड ज्वाइन की थी, स्टार्ट में बहुत मुश्किल होता था मेरे लिए, क्योंकि लोगों से रोज आप इंटरेक्शन लोगों से आपका हो रहा है और वो आपसे बदतमीजी भी कर रहे हैं, टॉन्ट भी कर रहे हैं, काफी मुश्किल होता था. बट क्योंकि मैंने ये ज्वाइन इसलिए की थी, मुझे बहुत लोगों ने मना किया था, मुश्किल है, आप खातून है, नहीं कर पाएंगी, बहुत चीज़ें थी. लेकिन ये जॉब मेरे लिए पैशन है. जो मैं रोज जब सुबह उठती हूँ मैं सोचती हूँ मैंने आज जो है क्या नया एडवेंचर मैंने करना है. दूसरा जिस तरह आपने कहा कि हम रिपोर्टर्स जो होते हैं, जो असल रिपोर्टर्स होते हैं, वो ज़रा खिदमत खल्क पे भी ज़्यादा तवज्जो देते हैं. तो मैं रोज़ सुबह जब उठती हूँ मैं देखती हूँ कि आज इस्लामाबाद का ये इशू है, तो मैं अगर इसको हाईलाइट करूँगी तो मुझे किस तरह से हाईलाइट करना है कि लोगों के मसाइल हल हो जाएंगे. तो मुझे ये ज़्यादा मोटिवेशन इस तरह से मिलती है कि मैंने लोगों की हेल्प करनी है, मेरे लिए मेरी जॉब मेरा पैशन है, एडवेंचर है, मज़ा आता है करने का. तो ये चीज़ें मिस हो जाती हैं. समटाइम्स सॉरी टू कट यू, समटाइम्स ऐसा होता है कि लोग कहते हैं जो रिपोर्टर्स होते हैं ये बड़े ब्लैकमेलर होते हैं. तो कभी कुछ ऐसा भी शरारत लोग तो बहुत कुछ कहते हैं. नहीं कभी लोगों का काम है कहना, कहते हैं यार बात सुनो इतने पैसे ले लो ये हमारी बात बिल्कुल कहते हैं. बहुत दफा ऐसी ऑफर्स भी होती हैं, लेकिन जो जॉब के साथ लॉयल होता है आई थिंक वो कभी भी इस तरह की काम नहीं करता कि आप, क्योंकि और एक अगर एक दफा आपके ऊपर साफ रखने बिल्कुल लिफाफा सहाफी का टाइटल अगर एक दफा आपके ऊपर लग जाए ना, तो आप जितनी भी कोशिश कर लें, आपकी सारी मेहनत, सारा जो आपने एक इमेज रेपुटेशन बनाई होती है वो खत्म हो जाती है. तो बहुत दफा ऑफर्स हुई है, लेकिन क्योंकि जॉब के साथ बहुत लॉयल हूँ, और दिल तो करता होगा यार वैसे ज्यादा ऑफर आती होगी ना, सच बताओ, ज्यादा ऑफर आती होगी ना. अच्छा सच बताओ क्या करती जब ज्यादा ऑफर आती है? सोचती हूँ, फिर सोच के कहती हूँ नहीं इसमें बुरी बात है, बुरी बात ऐसे नहीं करते, कुछ ऐसे नहीं करते. कॉलर है जी, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. जी हमें किसने कॉल की है, कहाँ से?
جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ابتباد سے اقبال خان فاطی بول رہا ہوں. سر آپ کو ویلکم کرتے ہیں. آپ نے بہت زمانوں بعد میرے خیال میں کال کی ہے. ہاں بس درمیان میں کچھ بیمار وغیرہ تھا تو اب الحمدللہ سے ٹھیک ہے, اس لیے آج دوبارہ کال کی. بہت اچھی بات ہے کہ اب ماشاءاللہ سے آپ کی صحت ٹھیک ہے, کیونکہ مہنگائی بھی اتنی ہو گئی. اب بندہ کارڈ ڈالتا ہے موبائل میں تو کہتا ہے ضروری کالیں کروں, اس سے زیادہ نہیں. بس مہنگائی, اوپر سے بجلی, پھر گاڑیوں کے کرائے, اور یہ ساری چیزیں جو ہیں یہی ہماری ٹینشن کا باعث ہیں, یہی ہمارے لیے یہ بیماری لوگ ہے. ہمیں اسی میں بزی رکھیں گے کہ ان کا کچھ اور کریٹیوٹی کی طرف دھیان نہ جائے, یہ قوم اور کچھ نہ کرے, بس آٹے دال چینی کے بھاؤ ہی چیک کرتے رہے. باقی یہ ہے کہ میں مشی خان کا جو شو ہے ان کا میں ریگولر کالر بھی ہوں. تو میں بھی آپ کے پروگرام کے توسط سے انہیں آج کے جو سالگرہ ہے اس کی مبارکباد بھی دینا چاہتا ہوں. سر شکریہ. اور ماشاءاللہ وہ ویل پرسنالٹی ان کی, اور کے2 چینل کی جان ہے, وہ خیبر چینل کی, اور اسی طریقے سے جو خوبیاں آپ نے ابھی ان کی بیان کی ہیں وہ ساری خوبیاں آپ میں بھی پائی جاتی ہیں. بہت شکریہ, بہت شکریہ, بہت شکریہ اقبال صاحب. اصل میں یہ میری بڑی بہن ہے نا, اس لیے ورنہ ان میں خوبیاں نہ ہوتی. اپنی تعریف بیچ میں کر ڈالی ہے. تھینک یو سر, آپ کے کال کا بہت شکریہ. اور میرے خیال میں ہمارے شو کا جو وقت ہے وہ بھی اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے. لیکن اس میں کچھ اپنی پسند ناپسند کے بارے میں اس میں سے ایک چیز پوچھوں. میں نے پوچھ لیا نا. نہیں پسند ناپسند بہت عام سا سوال ہے یار, میں سخت سوال کرتی ہوں. نہ کر, جرنلسٹ ہے نا, نہیں کیجیے. میں ذرا کچھ ایسا سوال کرتی ہوں جو ہے اس میں بھی تھوڑی پریشان ہو جائیں. نہیں ایسے نارمل سا پوچھتی ہوں. اس میں لائک کبھی تو ایسا ہوا ہوگا کہ فیلڈ میں ہوں گی اور کسی بھائی صاحب نے کہا ہوگا کہ اسما مجھے بہت پسند ہے, کوئی ایسا کوئی واقعہ ہوگا جس پر آپ کی ہنسی نکل گئی ہوگی. اور ہو سکتا ہے کہ کوئی بہت سارے ہمارے خیر ہمارے تو لوگ ہنسی تو نہیں نکلتی, بندہ کہتا اچھا میں ادھر رشتہ وہی نا, کبھی ایسا کوئی واقعہ ہوا جو بڑا انٹرسٹنگ ہو, لیکن ایسا ہونا چاہیے, یہ نہیں کہ آپ کہو کہ نہیں میں ایک دفعہ گر گئی تھی. سیاسی بیانات مت دینا, بس کھل کے بتانا. ایک دفعہ نہیں, کافی دفعہ ایسا ہوا ہے. ایک دفعہ میں ایک سینٹورس میں ہم لوگ کوریج کر رہے تھے, آئی تھنک PSL چل رہا تھا یا پاکستان کا میچ تھا, تو میں لائیو پہ کھڑی ہوں اور ایک بندے نے آ کے مجھے کہا میم آپ اسما شوکت ہیں. میں نے کہا جو اسما شوکت ہو, آپ مجھے بہت پسند ہیں. میں نے کہا تھینک یو, اچھا مجھے آپ کا نمبر مل سکتا ہے. میں نے کہا دیکھ کے چاول نہیں ہے کہ آپ کو پکڑا دوں. پھر ایک دفعہ میرے ساتھ اور بھی ایسا ہوا ہے کہ فیلڈ سے ہٹ کے ہے کہ جب ہم کسی پبلک اسپیس پہ جاتے ہیں تو لوگ, اسلام آباد اتنا چھوٹا سا آپ کو لوگ جان جاتے ہیں. تو میں ایک کافی شاپ پہ بیٹھی ہوئی تھی اور وہاں پہ ایک بندہ مجھے ایک دن, اب میری روٹین ہے میں اکثر رات کو کام ختم کرنے کے بعد کافی شاپ پہ جاتی ہوں, کافی پیتی ہوں. ایک دن وہ بندہ میں نے دیکھا, دوسرے دن دیکھا, تیسرے دن دیکھا, چوتھے دن اس نے آ کے مجھے بتایا میم میں آپ کو فالو کر رہا ہوں, میں اسپیشل آپ کے لیے آتا ہوں. اینڈ انہوں نے ڈائریکٹلی خرچہ ہو گیا, میں نے بڑی ہمت کر کے آپ کو بتایا ہے. تو آپ اگر مائنڈ نہ کریں, غصہ نہ کریں, تو آپ مجھے نمبر دے دیں, آپ کے ساتھ میں نے سیلفی لینی ہے. اور اس کے بعد انہوں نے مجھے جو ہے وہ ڈائریکٹلی پرپوز کیا. تو یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں کہ آپ پبلک فگر ہیں. آپ نے کیا جواب کیا دیا؟ میں نے انہیں کہا کہ سب بھائی معذرت ہے. اوہ مائی گاڈ, سیدھا بھائی ظالم نے بالکل بھائی زندگی ان کی محنت اور خرچہ سارا ضائع. دعائیں نہیں ہوں گی بیچارے نے, گھر جانے امی کو بتاؤں گا. یہ میں ایسا ہی کرتی ہوں. اگر مجھے کریم والا کہتے باجی آپ اتنے پیسے فرض کر سب میں کریم میں چلی جاؤ, کچھ بھی شاپ پہ چلی جاؤ, اگر وہ ڈسکاؤنٹ پہ کہتی تھینک یو, میں کہتی ہوں تھینک یو بھائی, وہ بیچارہ ادھر ہی بیٹھ جاتا ہے. خیر نہیں ہو, اجازت آپ لے لے, میرا دل نہیں کرتا نا. ہاں یہ تو اس کی بات, میرا دل نہیں کرتا. اینیویز جی آج کا شو امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو اچھا لگا ہوگا. اگر کوئی بات کسی کو بری لگی ہوگی اس کے لیے معذرت چاہتے ہیں. زندگی رہی انشاءاللہ تو پھر کسی اسی طرح اچھے سے گیسٹ کے ساتھ دوبارہ نئے اور پریشی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.